हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। निम्नलिखित में से किन स्रोतों से विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया? पहला है अशोक का पृथक कलिंग शिलालेख, दूसरा है अशोक का 13वां शिलालेख, तीसरा है दीपवंश और चौथा है दिव्यवदान। तो नीचे दिए गए कूट में से हमें सही उत्तर का चयन करना है फ्रेंड्स। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, अशोक के 13वें शिलालेख से। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित मौर्य शासकों पर विचार कीजिए। 1 अशोक, 2 दशरथ, 3 बृहद्रथ और चौथा है कुणाल। तो इसमें हमें बताना है कि किसकी उपाधि देवनाम प्रिय की थी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अशोक का और दशरथ का। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो पुराने चैप्टर्स की वीडियो प्लेलिस्ट में बनी हुई हैं, तो आप वो जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी ये सारे क्वेश्चन कवर अप कराऊँ। हालांकि मेरा चैनल जो है वो नया है, तो मैं इस एग्ज़ाम को टारगेट करके नहीं पढ़ा रही हूँ, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकूँ, ताकि आप लोग, जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं एग्ज़ाम के, आप लोगों के ये काम आ सके। तो चलिए देखते हैं अगला हमारा सवाल। निम्न में से कौन सा एक लक्षण यमन लेखकों के अनुसार मौर्य राजत्व का लक्षण नहीं था? पहला है राजा सदैव सशस्त्र व्यक्तियों से घिरा रहता था जो अंगरक्षक थे। दूसरा है राजाओं का प्रिय वसन आखेट था। तीसरा है राजा को प्रसन्न करने के लिए पशु युद्धों का आयोजन किया जाता था। और चौथा है राजा का भोजन अनेक व्यक्तियों द्वारा परखा जाता था। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं परखा जाता था ऑफ कोर्स। तो चलिए अगला देखते हैं। अपने धम्म निर्देशों को आम जनता तक प्रचारित करने की इच्छा से अशोक ने साम्राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में पाए जाने वाली राजाज्ञाओं में प्राकृतिक के साथ साथ यवन तथा अरमाइक लिपि का उपयोग किया। सही है, बिल्कुल। दूसरा है यवन तथा अरमाइक भाषी लोग उत्तर पश्चिम की आबादी का एक भाग थे। तो फ्रेंड्स, ये भी सही है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है कूट का, वो सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए अगला देखते हैं। गद्यांश, जहाँ यवन राजा का नाम अग्नियोग है, शासन करता है, और अग्नियोग के राज्य के परे 4 राजाओं तुलमाया, अंतेकिन, मग तथा अलिक सुंदर का क्षेत्र है, लिया गया है। कहाँ से देखते हैं? अशोक के अभिलेख से, दूसरा दीर्घ निकाय से, तीसरा है निर्याकस से, मेगास्थनीज द्वारा वर्णित प्राचीन भारत में, और चौथा है स्ट्रैबो के भूगोल से। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक के अभिलेख से। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है समस्त प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों, मूल पाठों एवं विधि संबंधी पुस्तकों में ब्राह्मण फांसी अथवा मृत्युदंड से मुक्त रखे गए थे। दूसरा है दाएं भाग, जो उत्तराधिकार संबंधी एक प्रबंध है, 12वीं शताब्दी में जीमूत वाहन द्वारा लिखी गई थी। तीसरा है अर्थशास्त्र अपराध एवं दंड का विवरण देता है तथा मृत्यु दंड के विभिन्न प्रकार सुझाता है। तो हमें इसमें से सही वाला बताना है फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं। ये तीनों जो है वो सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सम्राट अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अशोक का पुराणों में अंकित पूरा नाम अशोकवर्धन है, परंतु अपने अभिलेखों में उसने अपने व्यक्तिगत नाम का कभी प्रयोग नहीं किया। दूसरा है भारत में उपलब्ध एकमात्र पुरालेखीय दस्तावेज जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है, पश्चिमी क्षत्रप रुद्र दामन का अभिलेख है। तो हमें इसमें से सत्य वाला बताना है फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ना तो 1 और ना ही 2। चलिए अगला देखते हैं।
निम्न पर विचार करना है। निम्नलिखित में से कौन से अभिलेखों में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख है? पहला है सहबाजगढ़ी अभिलेख, दूसरा मास्की अभिलेख, तीसरा सहगौरा ताम्रपत्र और चौथा है महास्थान अभिलेख। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और महास्थान अभिलेख। ये दोनों जो होंगे इसमें अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और सहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख भी ब्राह्मणी लिपि में है, तो आप लोग नोट कर लीजिए इसे। चलिए अगला देखते हैं। कथन कारण है ये। सांची कला में बुद्ध के जीवन दृश्यों का अंकन हुआ है। कारण है सांची का बुद्ध के जीवन से निकट का संबंध था। तो फ्रेंड्स, पहला तो सही है बट ये दूसरा गलत है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला है, चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। ए अहिरौरा, 2 धौली और 3 गिरनार। तो फ्रेंड्स, इसमें से हमें बताना है कि कहाँ पर अशोक के शिलालेख मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, धौली और गिरनार ये 2 जगह पे अशोक के स्तंभ हमें मिलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। सम्मिलित करना है इसे हमें। तो फ्रेंड्स, पहला जो है समाहर्ता का हो जाएगा संग्राहक, समाहर्ता का संग्राहक हो जाएगा। और सन्निधाता का हो जाएगा फ्रेंड्स कोषाध्यक्ष और भंडाराध्यक्ष। उसके बाद नागरिक का हो जाएगा फ्रेंड्स नगर मजिस्ट्रेट। और अच्छ पाटलिक का हो जाएगा केंद्रीय लेखा अधिकारी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इस हिसाब से सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसे भी सम्मिलित करना है। एक तरफ अशोक के शिलालेख है और उसमें जो विषय है उसका वो दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला का हो जाएगा द्वितीय शिलालेख में है फ्रेंड्स पुरुषों तथा पशुओं के कल्याण हेतु किए गए कुछ उपाय। ये द्वितीय शिलालेख में है। और दूसरा जो है 5वां शिलालेख, इसमें धर्म महामात्र संस्था की व्याख्या की गई है। और तीसरा जो है 8वां शिलालेख, इसमें धर्म यात्रा की पद्धति का आरंभ करता है। और डी 9वां शिलालेख में फ्रेंड्स रूढ़िवादी अनुष्ठानों की प्रथा की भत्सरना की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा इस हिसाब से। चलिए अगला देखते हैं। इसे भी सम्मिलित ही करना है। चलिए बहुत ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, बैक टू बैक ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसमें आपको एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला है सेतु, फल फूल पर लिया जाने वाला कर। दूसरा है रज्जू, भूमि की नाप के समय लिया जाने वाला कर। तीसरा है विविध, पशुओं की रक्षा हेतु लिया जाने वाला कर। और चौथा है भाग, किसानों की भूमि से लिया जाने वाला कर। तो ये अरेंज है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर से वही है, अशोक के समकालीन शासक और देश जहाँ वे शासन करते थे, हमें ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है अंतियोक, इसका हो जाएगा सीरिया। दूसरा अंतिकिन का हो जाएगा मैसेडोनिया। और तीसरा मग का हो जाएगा फ्रेंड्स साइरिन। और चौथा तुर्मे का हो जाएगा मिस्र। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस हिसाब से सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित किन मौर्य स्तंभों के ऊपर सिंह शीर्ष थे? 1 कोलुहा स्तंभ, 2 लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, तीसरा है सांची स्तंभ और चौथा है सारनाथ स्तंभ। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा कूट में, ये चारों हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 1 2 3 4 ये सब सही है। चलिए अगला देखते हैं। सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्ण है? 1 कुबड़ वाला बैल, 2 हिरण, 3 हाथी और 4 अश्व। तो फ्रेंड्स, कुबड़ वाला बैल है इसमें और हाथी भी है और अश्व भी है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। किस साहित्यिक स्रोत से चाणक्य के षड्यंत्र का पता चलता है? ए मुद्रा राक्षस, बी कथा सरित सागर,
सी बृहत कथा मंजरी और डी अर्थशास्त्र। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुद्रा राक्षस। अगला है वंश वंशतपथ कसिन नामक टीका किस ग्रंथ पर लिखी गई है? तो पहला है दीपवंश, दूसरा महावंश, तीसरा महाबोधि वंश और चौथा है दिव्य वदान। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महावंश। अगला है अशोक द्वारा 3 गुफा लेखों के उत्कीर्ण करवाने का क्या उद्देश्य था? पहला आजीवकों को गुफाएं अनुदान में देना, दूसरा बौद्ध संघ में एकता बनाए रखना, तीसरा बुद्ध धम्म और संघ के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना और चौथा है बुद्ध कोनकमान के स्मृति स्तूप का निर्माण कराने के उपलक्ष्य में। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आजीवकों को गुफाएं अनुदान में देना। चलिए अगला देखते हैं। तो ये सम्मिलित करना है और ये थोड़ा गलत है फ्रेंड्स, तो चलिए कोई नहीं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको स्किप ना करते हुए मैं आप लोगों को इसका सही आंसर बता देती हूँ। तो पहला जो है बृहत कथा मंजरी, इसका हो जाएगा गुणाढ्य। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। मैं इतना अच्छा लिख नहीं पाऊंगी तो हैंड राइटिंग को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, आप लोग लिख लीजिए खुद ही। कथा सरिता सागर का हो जाएगा फ्रेंड्स सोमदेव, इसका सोमदेव हो जाएगा। और मुद्रा राक्षस का आप लोगों को पता ही होगा, इसका हो जाएगा विशाखा दत्त, विशाखा दत्त। और चौथा जो है परिशिष्ट पर्वन, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स क्षेमेंद्र। ये तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ये थोड़ा उल्टा पुल्टा सा दिया हुआ है यहाँ पे, तो मैंने इसे अरेंज कर दिया आप लोगों के लिए, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? ए आर्थिक समीक्षा, बी राजनीति शास्त्र, सी मौर्यों द्वारा नंदों पर विजय और डी नंदों द्वारा चाणक्य का अपमान। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑफ कोर्स ये सबको पता है, बहुत फेमस है, ऑप्शन नंबर बी राजनीति शास्त्र। अगला है निम्नलिखित को गांवों के आधार पर बढ़ते क्रम में लगाइए। 1 संग्रहण, 2 द्रोणमुख, 3 स्थानीय और 4 खारपटिक। तो फ्रेंड्स इसे अरेंज कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे हो जाएगा हमारा संग्रहण, दूसरे पे हो जाएगा खारपटिक, तीसरे पे हो जाएगा द्रोणमुख और चौथे पे हो जाएगा हमारा स्थानीय। तो इसमें गांवों की संख्या मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक और है इसमें आखिरी, वो जनपद है, जनपद आप लोग नोट कर लीजिएगा, जनपद है ये, इसमें 1600 गांव थे। ठीक है, 1600 गांव। और संग्रहण में 10 गांवों का समूह था ये, 10। और स्थानीय में 800, मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को ये बताया। द्रोणमुख में 400 और खारपटिक में 200, 2 लिखा हुआ है यहाँ, मैं ये 200। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए। आई नो यहाँ पे थोड़ा खिचपिच हो गया है, तो पहले तो मैं इसका सही आंसर बता देती हूँ आप लोगों को, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अब मैं बोल देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। संग्रहण का फ्रेंड्स इसमें 10 गांवों का समूह था, ये 10 गांवों का। स्थानीय में 800 गांवों का समूह था और द्रोणमुख में 400, खारपटिक में 200 और आखिरी जो मैंने बताया आप लोगों को जनपद, उसमें 1600 गांवों का समूह था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग नोट कर लीजिए इसे, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एरियन और मैगस्थनीज के क्रमशः निम्नलिखित 2 कथनों का क्या महत्व है? सभी भारतीय स्वतंत्र हैं और उनमें से कोई दास नहीं है। भारतीय विदेशियों को भी दास नहीं बनाते हैं। पहला है मौर्यकालीन भारत में दास प्रथा नहीं थी। दूसरा है भारत की दास प्रथा यूरोपीय दास प्रथा से विपरीत थी। तीसरा भारत में दासत्व बहुत उदार था। और चौथा विदेशियों और उच्च जातियों के व्यक्तियों को दास नहीं बनाया जा सकता था। तो इसका जो मतलब सही हो सकता है, तो फ्रेंड्स वो हो जाएगा भारत में दासत्व बहुत उदार था, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन मौर्य साम्राज्य तथा उसके शासकों के लिए असत्य है, हमें ये बताना है। तो पहला है डायोनिसस मिस्र का राजदूत था। दूसरा है डायोनिसस के विवरण में तत्कालीन भारत पर प्रकाश पड़ता है।
तीसरा है डाइमेकस मकदूनिया का राजदूत था और चौथा है डाइमेकस के विवरण से बिंदुसार के शासन के संबंध में पता चलता है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है, क्योंकि डाइमेकस जो था वो मकदूनिया का नहीं था, वो सीरिया नरेश एंटीयोकस का राजदूत था, एंटीयोकस का। तो आप लोग नोट कर लीजिए, एंटीयोकस, एंटीयोकस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक ने अपने शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन तक्षशिला में हुआ था, जो कि गलत है। तो हमारा पहला वाला तो सही है फ्रेंड्स, तो पहला ए सत्य है और आर असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही हो जाएगा। और ये तक्षशिला में नहीं हुआ था फ्रेंड्स, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र, नोट कर लीजिए आप लोग, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध का विस्तार किस क्षेत्र में नहीं था? ए पश्चिमी और उत्तर पश्चिम भारत, बी पूर्वोत्तर भारत, सी बंगाल का एक बड़ा भाग और डी उड़ीसा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वोत्तर भारत। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस थे, मैंने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश की। होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मैं इसी तरह आते रहूँगी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बैक टू बैक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।